हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ने जो मैथ्स का सैंपल पेपर लॉन्च किया था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, इसलिए पूरी वीडियो आपको देखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो, मेरे पास सैंपल पेपर है और इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। पहले मैं बता दूं पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। पेपर पैटर्न कैसे रहेंगे मतलब सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं, वो सब थोड़ा सा हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे देखो, जो आपका मैथ्स का जो सैंपल पेपर रहेगा टर्म 2 का, उसमें 3 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे बच्चे 6। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 6। एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, और सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। और इसमें दिया गया है इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेक्शन बी की। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच। इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे बेटे? 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और सारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के रहेंगे? 3 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें भी दिया गया है इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन ओनली 1 क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं सेक्शन सी की, तो बच्चे जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 4। एंड सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के रहेंगे। मतलब यहां पर कितना हुआ? 4 इंटू 3 12 मार्क्स, 6 इंटू 2 यहां पर हुआ बच्चे 12, एंड 4 इंटू 4 यहां पर हुआ 16। 12 प्लस 12 यहां पे हुआ 24, 24 प्लस 16, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हुए बच्चे? 40। ठीक है, और यहां पर देखो, यहां पर दिया गया है एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा, एंड इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें 2 केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। ये आपका पेपर पैटर्न है। सेक्शन ए में सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6, और 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस में मिलने वाला है। एंड सेक्शन बी जो है बेटे, इसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हुए? 12। एंड सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और चारों 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब मार्क्स कितने हुए? 16। ठीक है, ये पेपर पैटर्न है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक्शन ए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेक्शन बी, एंड उसके बाद सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। यहां पर सेक्शन ए दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15। ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 1 में ही यहां पर देखो इंटरनल चॉइस दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एंड हमको फाइंड करना है A25 माइनस A15। दैट मीन्स 25th टर्म में से मुझे 15th टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है बेटे, ये मुझे फाइंड करना है। एंड व्हाट इज गिवन? एपी इज गिवन हियर। क्या दिया है? एपी दिया गया है 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। कितना दिया गया बच्चे? और कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। A25 माइनस A15 फाइंड किया करना है। ये एपी है बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसका कितना? 6। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1। दैट मीन्स 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चे? 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखो व्हाट इज गिवन हियर, A25 दिया गया है। A25 माइनस A15 मुझे सॉल्व करना है। A25 मीन्स क्या होता है? A25 मीन्स, अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा बच्चे, A25 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 24D, है ना? ठीक है, और यहां पर क्या है? माइनस A15 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे? A प्लस 14D। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा A प्लस 24D माइनस A माइनस 14D, राइट? प्लस A माइनस A यहां पे कैंसिल हुआ, 24D माइनस 14D मतलब बच्चे कितना हुआ? 10D हुआ। एंड D की वैल्यू कितनी है? 3। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, ये हो जाएगा 10 इंटू 3। दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो होगा 30। समझ में आया बेटा? समझ में आया? सर ये बता दीजिए A प्लस 24D कैसे हुआ? देखो, हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चे देखो, A25 में फाइंड कर रहा हूं, दैट मीन्स n के प्लेस पे वैल्यू क्या है? 25।
तो n के प्लेस पे अगर मैं 25 इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा a25 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये होगा बेटे दैट इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 कितना 24d। अब पता चला कहां से आया ये, कहां से लिखा है मैंने, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर a7 मुझे लिखना है तो डायरेक्टली आप a प्लस 6d लिखोगे, अगर कहीं पर भी आपको a19 लिखना है तो डायरेक्टली आप a प्लस 18d लिखोगे। क्लियर है बेटा, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज गिवन दैट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में ही यहां पर इंटरनल चॉइस दिया गया है आपको, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद करेंगे बेटा। देखो 7 टाइम्स दी 7th टर्म, दैट मीन्स 7 इंटू a7 इज इक्वल टू, यहां पर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे 5 टाइम्स दी 5th टर्म, दैट मीन्स 5 इंटू 5th टर्म दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म, मुझे a12 यहां पर फाइंड करना है। चलिए अब यहां पर 7 है बेटा, 7 को 7 ऐसे ही रहने दो। a7 को मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू a5 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 4d। ओपन कर दो ब्रैकेट। सो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा बेटा, ये हो जाएगा 7a प्लस 7 इंटू 6 हो जाएगा 42d इज इक्वल टू 5 इंटू a 5a प्लस 5 इंटू 4 20d। समझ में आई बात, इतना क्लियर है। अब देखो, अब a को एक साइड एंड d को एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 5a इज इक्वल टू 20d, और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस होगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस 42d। ठीक है, 7a माइनस 5a दैट मीन्स क्या, सॉरी ये d है बेटा, ये सॉरी a, ये क्या था, a था, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 20d माइनस 42d। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये हो जाएगा माइनस 22d। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, देखो 2 11 या 22 होता है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 11d। ये मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड करना था एग्जैक्टली, मुझे फाइंड करना था a12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया a की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये हो जाएगा माइनस 11d प्लस 11d दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा फाइनल आंसर होगा बेटे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व करते हैं। हियर क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx into 5x minus 6 is equal to 0 has 2 equal roots। तो जैसे इक्वल रूट्स की बात आई तुरंत मेरे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ अगर इक्वल रूट्स रहता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तुरंत क्लिक होगा कब, जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे, जब आप पढ़े रहोगे, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे, है ना। प्रैक्टिस करो बेटे, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो इन मैथ्स इन टर्म 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अगर मैं यहां पे, चलो मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है यहां पर, mx इंटू 5x माइनस 6 इज इक्वल टू वॉट, 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। बच्चे ध्यान देना, सबसे पहली बात जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको इसके ही जनरल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जनरल फॉर्म मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा बेटे, तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये हो जाएगा, देखो 5mx² माइनस, देखो 6mx इज इक्वल टू वॉट, 0, है ना। 5mx² माइनस 6mx इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब मुझे पता है सिंस इट इज हैविंग
टू इक्वल रूट्स, इसमें क्या है, दो इक्वल रूट्स है। अगर इक्वल रूट्स रहते हैं तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सिंस इट्स हैविंग इक्वल रूट्स, क्या है बच्चे, इसके रूट्स इक्वल है। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब देखो बच्चे, अगर मैं इसको विथ दी जनरल फॉर्म कंपेयर करता हूं तो मुझे a की वैल्यू यहां पर क्या मिल रही है, हियर वी विल गेट a इज इक्वल टू व्हाट, a के प्लेस पे क्या है 5m, b के प्लेस पे क्या है बेटे -6m, एंड c के प्लेस पे क्या रहेगा, यहां पर c के प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो c के प्लेस पे हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो अगर मैं वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटे, b की वैल्यू क्या है -6m, दैट मीन्स ये होगा -6m दी होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी 5m, एंड c की वैल्यू हमारे पास कितनी 0 इज इक्वल टू व्हाट 0। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट -6 का स्क्वायर क्या होगा 36m स्क्वायर, एंड एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हुई, दैट मीन्स ये आया 0। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर m की वैल्यू क्या मिल रही है, अब 36 इधर जाएगा डिवाइड होगा, मतलब m की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पर 0 मिल रही है। m की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या मिल रही है, 0 मिल रही है ना। बट यहां पर देखो, अगर m की वैल्यू 0 में इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन में क्या है, कुछ मिसप्रिंट है, कुछ वैल्यू जैसे यहां पर दी नहीं गई, जैसे मैं यहां पर जैसे c की वैल्यू यहां पर 0 लिया हूं, शायद कुछ और वैल्यू हो सकता है यहां पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, लेकिन सॉल्व करने का यही तरीका होता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा जिसके दो इक्वल रूट रहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एबीसी की वैल्यू फाइंड करके बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करके सब्स्टिट्यूट करके वो वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल, इफ OP इज इक्वल टू 2R देन फाइंड एंगल APB एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB, ये मुझे यहां पर पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्वेश्चन में आखिर कहा क्या जा रहा है, ठीक है। यहां पर डायग्राम भी दिया गया बेटे, एक सर्कल है विथ सेंटर O यहां पर दिया गया है, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इस पर ड्रॉ किए गए हैं, लेट से मैंने एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ किया और एक टेंजेंट ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद रेडियस को आपको ज्वाइन करना है, तो रेडियस मैं यहां पे ज्वाइन कर रहा हूं, ये रेडियस मैंने ज्वाइन कर दिया, एंड उसके बाद इसको भी ज्वाइन किया गया है, ये भी मैंने ज्वाइन कर दिया। ओपी की लेंथ दी गई है 2R एंड रेडियस दिया गया है R, ठीक है। वर्टेसेस दी गए हैं A, B एंड यहां पर दिया गया है बेटे P। अब यहां पर देखो, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन, यहां पर देखो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया है टू अ सर्कल C, एंड उसके यहां पर कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0,R, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है बच्चे। एंड इन अ डायग्राम R क्या है, रेडियस, वो यहां पर शो किया गया है, OP इज इक्वल टू 2R। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एंगल APB, एंड मुझे बताना है कि ये जो ट्राइंगल है APB ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो APB को बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस AB को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग APB फाइंड करेंगे। APB मतलब कौन सा, ये वाला एंगल APB फाइंड करना है। तो बच्चे जो ये वाला एंगल है ना, इसको देखो थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बताता हूं आपको। लेट से अगर मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया, लेट से अगर मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया एंगल APO इज इक्वल टू थीटा, अगर बच्चे मैंने इसको थीटा अज्यूम कर लिया तो हमारे पास कौन कौन से साइड है, देखो कैन आई से दैट बच्चे ये परपेंडिकुलर होगा, हमको पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये भी क्या रहेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो आप यहां पर देखो, अगर मैं ट्राइंगल OAP की बात करूं बच्चे, इन ट्राइंगल अगर मैं किसकी बात करूं, OAP की बात करूं, कैन आई से दैट एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री,
यस सर, अभी तो आपने बताया। क्या बताया मैंने? कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं, और प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर रहा हूं इसलिए मैंने यहां पर थीटा भी एज्यूम किया है। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी साइड है मेरे पास? परपेंडिकुलर है मेरे पास एंड ऑल्सो हाइपोटेनस है मेरे पास। दैट मीन्स परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस किस में आता है? साइन में आता है। तो अगर मैंने यहां पर साइन थीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई की बेटे, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? एओ अपॉन क्या? ओपी। और एओ कितना है हमारे पास? आर है बेटे, और ओपी हमारे पास कितना है? 2r। दैट मीन्स आर से आर कैंसिल हुआ और वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। दैट मीन्स हियर वी विल गेट साइन थीटा इज इक्वल टू, अब बताओ इन टर्म्स ऑफ साइन हाफ किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? साइन 30 की वैल्यू है। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन 30। तो यहां पर साइन से साइन कैंसिल हुआ, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? यहां पर 30 मिल रही है। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 30। हमको क्या फाइंड करना है? एपीबी। एपीओ हमने फाइंड किया 30, और मुझे चाहिए क्या? एपीबी। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे होगा सर? ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? एपी इज इक्वल टू पीबी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इक्वल, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन साइड, ओए इज इक्वल टू ओबी रेडियस। सो बाई साइड 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 टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाई सीपी सीटी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो मतलब बच्चे एंगल एपीबी कितना हो जाएगा? 2 थीटा। दैट मीन्स 2 इंटू 30 कितना बेटे? 60 डिग्री की आया आंसर। बट वो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे ट्राइंगल के क्वेश्चंस नहीं, आप सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बस इतना करके आपने दिखा दिया, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। जितना मैं कर रहा हूं इतना ही अगर आपने एग्जाम में किया फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब क्या बताना है? अब मुझे बताना है कि एपीबी किस टाइप का ट्राइंगल है। तो यहां पर देखो एंगल एपीबी मुझे मिल गया है। ये पूरा एंगल कितना है? 60। अब बच्चे यहां पर ध्यान दो, अगर मैं ट्राइंगल यहां पर कौन सा लूं? अगर मैं ट्राइंगल यहां पर एपीबी लूं, तो अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एपी इज इक्वल टू पीबी, है ना। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। तो अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टीज, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल हुआ बेटे? ये ट्राइंगल हुआ एपीबी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आया? समझ में आया कौन सा टाइप का ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सर कैसे पता चला? बेटे सारे एंगल्स यहां पर क्या है? 60 डिग्री के हैं, और सारे एंगल अगर 60 डिग्री के हैं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना। तो ऐसे मुझे पता चला ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट बच्चे यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स हाइट। क्या दिया है बच्चे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया गया, और कितना दिया गया है? 12,320। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन, कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चे? 12,320। और क्या दिया है यहां पर? रेडियस दिया गया है 56 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है? पाई आर एल। फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चे, वीडियो डाला हूं देख लेना कैसे याद किया जाता है। पाई आर इज इक्वल टू 12,320। आर हमारे पास है कितना है? 56 सेंटीमीटर। सब्स्टिट्यूट करो, पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर कितना? आर कितना दिया था अभी? 56 सेंटीमीटर। यहां पर 56 आया, इंटू एल हुआ इज इक्वल टू कितना? 12,320। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो एल मुझे मिल जाएगा 7 8 जा 56। सो हियर वी विल गेट एल इज इक्वल टू 12,320 अपॉन व्हाट? अपॉन 22 इंटू 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 11 से ही मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, तो यहां पर हुआ बचे 13, 11 1 जा
11 2 जा 22, दैट मीन्स हियर वी विल गेट 1120 अपॉन 2 इंटू 8, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 0, 8 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा बच्चे, 8 7 जा 56, सो हियर वी विल गेट L इज इक्वल टू 70 मीटर। क्या है, मीटर है या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो L कितना मिला, 70 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। क्या फाइंड करना है इसमें, हाइट मुझे फाइंड करना है। L के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता के रखा है, क्या होता है फॉर्मूला, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट मीन्स हियर वी विल गेट माय डियर, ये हो जाएगा बच्चे L कितना है 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R हमारे पास कितना है, R कहाँ गया, R है हमारे पास कितना 56, ये हुआ 56 का स्क्वायर। सो हियर वी विल गेट, देखो बच्चे ये हो जाएगा 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, राइट। नाउ इट इज इन अ फॉर्म ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो अगर मैंने यहां पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये हो जाएगा बच्चे 70 माइनस 56 इन अ ब्रैकेट एंड 70 प्लस 56 इन अ ब्रैकेट, दैट इज इक्वल टू H स्क्वायर। सो बाई सबट्रैक्टिंग एंड एडिंग इट, हियर वी विल गेट, देखो सबट्रैक्ट कर दो बच्चे, तो 10 में से 4 गया यहाँ पर आएगा, 10 में से 6 गया यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 14 आया, और इनटू इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 7 5 12, दैट मीन्स 126 इज इक्वल टू व्हाट, H स्क्वायर। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, ध्यान देना बच्चे, H इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 14 इंटू 126। सो हियर वी विल गेट H इज इक्वल टू 14 इंटू 126 को क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 9, एज वी नो दैट 14 इंटू 9 क्या होता है 126। पेयर बनाओ, 14 का एक पेयर एंड 3 का एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। सो हियर वी विल गेट 14 इंटू 3। सो आवर आंसर इज H इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, दैट मीन्स height of a cone, that means height of a right circular cone is 42 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं था, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल, सी कैलकुलेटेड द मॉडल क्लास ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45। मोड दिया गया है, यहां पर कितना दिया गया है 45, पहले वही लिख दो जो दिया गया है। मोड दिया है बच्चे कितना 45, और क्या दिया है यहां पर, व्हाइल प्रिंटिंग द डेटा अ ब्लैंक वाज लेफ्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो। जो यहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वही मुझे फाइंड करना है। क्या क्या दिया गया है, मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स दिए गए हैं बच्चे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। और क्या दिया गया है यहां पर, मार्क्स ऑफ 10 भी लिख दिया मैंने, और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्या क्या है फ्रीक्वेंसी, 5, 10 एंड यहां पर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है बेटे, ये मुझे फाइंड करना है, और यहां पर है 6 एंड यहां पर है 3, ठीक है। चलिए यहां पर मॉडल क्लास दिया गया है, मॉडल क्लास दैट मीन्स मोड इज गिवन कितना 45, और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है यही मुझे यहां पर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले मोड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस एज वी नो दैट मोड इज इक्वल टू L प्लस क्या होता है फॉर्मूला, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है ना। सबसे पहला तो मुझे ये पता करना है कि इसमें मॉडल क्लास है क्या। लेट से अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं बच्चे, ये जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है इसको मैं n से अज्यूम करता हूं, ठीक है, ये क्या है n है, और यहां पर देखो मोड कितना दिया गया है 45, तो हमारा जो मॉडल क्लास होगा यही वाला होगा, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं, ये हमारा क्या है मॉडल क्लास है। तो अगर ये मॉडल क्लास है, अगर बच्चे ये मॉडल क्लास है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना 42 60, है ना। अब वैल्यूज क्या क्या होंगी, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट मीन्स L कितना, L हुआ 40, F1 कितना
फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये होता है F1। तो F1 कितना, F1 है n। F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो कितना बच्चे, F0। एंड सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग F2 से डिनोट करते हैं। तो यहां पर F0 है बच्चे कितना, 10, एंड F2 है हमारे पास दैट इज इक्वल टू कितना, 6, एंड H क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, कितने का है बच्चे डिफरेंस, 20 का। सारी वैल्यूज मैंने यहां पे लिख दिया, अब सब्स्टिट्यूट करो। मोड कितना है 45, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 40 प्लस F1 क्या है, n माइनस F0 10 अपॉन 2F1 दैट मीन्स 2n माइनस F0 कितना बच्चे 10 एंड F2 कितना 6 इंटू H कितना है 20। सब सब्स्टिट्यूट हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, अब ये 40 प्लस में इधर आएगा माइनस होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 एंड ये 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड होगा, इज इक्वल टू n माइनस 10 अपॉन 2n माइनस 10 माइनस 6 मतलब क्या, माइनस 16। ठीक है, नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 4 जा 20 दैट मीन्स कितना आया, 1/4 इज इक्वल टू n माइनस 10 अपॉन 2n माइनस 16। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, उसके बाद यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन। ये हो जाएगा बच्चे 2n माइनस 16, ये हो जाएगा 2n माइनस 16 इज इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 10। तो ये हो रहा है बेटे 2n माइनस 16 इज इक्वल टू 4n माइनस 10 इंटू 4 कितना हुआ 40। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, माइनस में ही इधर आएगा प्लस होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 40 माइनस 16 इज इक्वल टू व्हाट, 4n माइनस 2n, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो 40 माइनस 16 मतलब कितना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4, और यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना आया 2, 24 इज इक्वल टू 4n माइनस 2n दैट मीन्स 2n, है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 24 अपॉन 2 दैट मीन्स कितना बेटे 12। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली, 12 मिली, दैट मीन्स जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कितनी है, 12 है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इफ रितु वेयर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट सी रियली इज, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? इसकी मुझे यहां पर प्रेजेंट एज ही फाइंड करनी है। एक बार क्वेश्चन समझो, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, एक बार क्वेश्चन आप लोग को मैं समझा देता हूं। देखो, अगर जो है यहां पर मैं एज्यूम कर लू, लेट्स से कि जो ऋतु है, ऋतु की जितनी भी प्रेजेंट एज है उससे उसकी एज को अगर मैंने 5 साल कम कर दिया, तो उसकी 5 साल कम वाली एज का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा बच्चे, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 11 ज्यादा होगा। ध्यान देना, अगर सपोज मैंने यहां पर अज्यूम किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु, अगर मैंने यहां पे अज्यूम किया बेटे कितना, x ईयर, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, ऋतु वेयर यंगर बाय 5 ईयर, 5 साल इसकी एज को कम करो, कितना होगा x माइनस 5, क्या बोला है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, इसकी एज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 11 मोर देन, 11 ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज कितनी है x है, 5x। समझ में आया, ये इक्वेशन समझ में आया, तो इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो बाय सॉल्विंग इट, देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, x माइनस 5 स्क्वायर दिया है, दैट मीन्स इट इज इन अ फॉर्म ऑफ a माइनस b दी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 इंटू 2 10x इज इक्वल टू वॉट, 5x प्लस 11। अब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में बनाते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 15x, देखो प्लस 25 माइनस 11 है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये मिल जाएगा 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 मुझे मिल गया। अब फैक्टराइजेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो अगर मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया, ये हो जाएगा देखो 14 के 2 फैक्टर जिसको ऐड करने के बाद 15 आए, दैट मीन्स फैक्टर क्या होंगे, देखो मल्टीप्लाई करो 14 इंटू एक्स स्क्वायर 14 एक्स स्क्वायर, 2 फैक्टर ऐड करने के बाद 15 चाहिए, तो फैक्टर कौन से होंगे 14 एंड 1, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स यहां पर आया, एक एक्स यहां पर आया। अब देखो मिडिल टर्म की साइन क्या है, प्लस है, दैट मीन्स बड़े वाले फैक्टर की साइन क्या होगी, सॉरी मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस है, तो बड़े वाले फैक्टर की साइन क्या होगी, माइनस। एंड सिंस मुझे ऐड करना है बेटे, तो एडिशन कब होता है, जब सिमिलर साइन रहती है, तो अगर इसकी साइन माइनस है तो इसकी भी साइन माइनस रखनी पड़ेगी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो इन अ प्लेस ऑफ मिडिल टर्म, तो ये हो जाएगा -14x - 1x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू टर्म। अगर मैं पहले दो टर्म को कंपेयर करूंगा बेटे, तो अगर मैंने x यहाँ पर कॉमन लिया, मुझे मिल रहा है x - 14 इन ब्रैकेट, and if we take -1 common, again here we will get x - 14 in a bracket that is equal to what, 0। अब देखो x - 14 यहाँ पर भी है तो कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x - 14 in a bracket and x - 1 in a bracket that is equal to 0, है ना बेटा। So therefore by solving it here we will get x - 14 is equal to 0 और x - 1 is equal to 0। So here we will get x is equal to 14 और here we will get x is equal to 1। तो देखो यहां पर दोनों मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिली हैं, बट आंसर तो एक ही होगा। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया, दैट मीन्स अगर मैंने रितु की परसेंटेज x ईयर लिया, दैट मीन्स 1 ईयर हो गया। अगर सपोज मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि रितु की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 1 ईयर है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई ही नहीं होगा ना। 1 - 5 कैसे कर सकते हैं, वो -4 ईयर तो जा ही नहीं सकती। दैट इज वाई इट इज डिस्कार्डेड एंड आवर करेक्ट आंसर इज x is equal to 14 year, that means the present age of Ritu is equal to 14 year and that is our final answer बेटा। ठीक है, चलिए इसमें ही एक इंटरनल चॉइस दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ये वाला इरेज करके फिर वो इंटरनल चॉइस भी हम लोग करते हैं। ठीक है, इंटरनल चॉइस में दिया गया है सॉल्व फॉर x एंड हियर इज गिवन दैट 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस क्या दिया है बेटे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसमें मुझे x की वैल्यू सॉल्व करनी है, x की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। मैं इसको आपको बताने वाला हूं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन में मैंने आपको फैक्टराइजेशन बता दिए हैं, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड क्या कहता था कि सबसे पहले आप इसको कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैंने इसको कंपेयर किया विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी 9, b की वैल्यू कितनी -6p एंड c की वैल्यू कितनी बेटा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब उसके बाद क्या निकाला रहता है, अब हमको निकाला रहता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -6p दी होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारे पास 9 एंड c है हमारे पास कितना p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो बाय सॉल्विंग इट हियर वी विल गेट, देखो बेटे -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36p स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 कितना होगा 36 एंड ब्रैकेट ओपन कर दो। एक और स्टेप करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये होगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटे 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 36q स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी मिल रही है 36q स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें हम लोग a b एंड c की वैल्यूज रखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटे माइनस b कितना है हमारे पास, b इज -6p प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है हमारे पास 36q स्क्वायर, यहां पर रखा मैंने, है ना, अपॉन 2 इंटू a कितना है हमारे पास 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हुआ 6p प्लस माइनस। देखो 36 का अगर मैं पेयर बनाना चाहूं तो यहां पर भी मुझे 6q ही मिलेगा बेटे, क्योंकि q स्क्वायर का q बाहर आया और 36 का 6 बाहर आया, है ना, अपॉन कितना 2 इंटू 9 18। कॉमन क्या आएगा 6 कॉमन आ जाएगा सर। तो अगर मैंने यहाँ पे 6 कॉमन लिया बेटे, यहाँ पर देखो अगर वहां पे मैंने 6 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 6 इन अ ब्रैकेट क्या p प्लस क्यू, p प्लस माइनस क्यू अपॉन 18।
दैट मीन 6 3 जा 18 मिल रहा है। तो x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू मिल रही है p प्लस माइनस क्यू अपॉन 3 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। जी हाँ बच्चों, हमने कंप्लीट कर लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 6 का इंटरनल दिया गया था, इंटरनल सब क्वेश्चंस जो दिए गए थे उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन ए। ठीक है बच्चे, सेक्शन ए के जो 6 क्वेश्चंस थे पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। यहां पर बच्चे सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है वो है फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट, इंटरप्रेट द मीडियन। मुझे यहां पर क्या करना है बच्चे, मीडियन फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मीडियन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले बात मीडियन फाइंड करने के लिए क्या जरूरी है वो मुझे पता होना चाहिए। क्या जरूरी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग सबसे पहले टेबल बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर बच्चे, यहां पर क्लास इंटरवल दिया गया है एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। क्लास इंटरवल क्या दिया गया है, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड और क्या दिया है बच्चे, फ्रीक्वेंसी इज गिवन। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर एफ लिखा है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 40, 80, 62, 38 एंड ऑल्सो क्या है 30 है। अब क्या फाइंड करना है सर, अब हम लोग फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग सीएफ से डिनोट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं बच्चे। देखो फर्स्ट क्या है, देखो जो फर्स्ट यहां पर क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 40 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 40 होगी। पहले वाले के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40। उसके बाद अब देखो, अब दूसरी क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा बच्चे, 120। सिमिलरली थर्ड की फाइंड करने के लिए हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे बाय एडिंग इट, ये हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर देखो 6 प्लस 2 8 हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर आया 182। अब क्या करना है, अब 38 को ऐड करो। तो अगर मैंने 38 को इसमें ऐड किया 182 में, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी आया बच्चे, 8 और 3 कितना हुआ, 11 और 1 हुआ 12 और यहाँ पर आया 2, तो ये हुआ 220। अब मैंने क्या किया, इसमें 30 भी ऐड कर दिया। तो जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये टोटल हो जाएगा 250। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर लिया है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 250। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आए, 250 आए। तो एन कितना हुआ यहाँ पर, देयरफॉर बच्चे एन कितना हुआ, एन हुआ 250। अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है एन अपॉन 2। एन अपॉन 2 कैसे फाइंड करते थे, 250 अपॉन 2 करेंगे तो ये आएगा 125। अब मुझे देखना है जो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसमें 125 कौन से वाले कॉलम में आएगा, 40 में तो आएगा नहीं, 120 में भी नहीं आएगा। तो मतलब ये किस में आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है 182 वाले कॉलम में। सो देयरफॉर जो मेरा मीडियन क्लास होगा बच्चे, जो मेरा मीडियन क्लास होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा मीडियन क्लास होगा वो हो जाएगा 2 2 3। ये मेरा मीडियन क्लास है। क्यों ये मीडियन क्लास है, क्योंकि 125 की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 182 और 125 इसी में आ रहा है, इसलिए मेरा जो मीडियन क्लास होगा वो होगा 2 to 3। अब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहां पर ध्यान देना, एक एक करके मैं डिनोट कर देता हूं कि यहां पर L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। L मीन्स, L होता है बच्चे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 2। दैट मीन्स L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n/2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, कितना 125। n/2 हमने फाइंड किया है पहले से ही, कितना 125। CF क्या है बच्चे, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। जो प्रीसीडिंग क्लास, जो हमारा मीडियन क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होता है CF। क्लियर है बेटा, CF क्या होता है, जो मेरा मीडियन क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी, CF होगी। वो कितना है, वो है 120। CF कितना है, 120। अब F फाइंड करो। F क्या है सर, यहां पर F है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है F, कितना है 62।
एफ कितना है 62, ये मैंने यहां पर लिख दिया। और एच क्या होता है बच्चे, डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आया 1। अब सारी वैल्यूज मैंने लिखा है, सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एल, दैट मीन्स 2 प्लस एन बाई 2 कितना 125 माइनस सी एफ कितना 120 अपॉन एफ कितना है 62 इंटू एच कितना है हमारे पास 1। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब अगर मैंने आगे इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 125 माइनस 120 दैट मीन्स 5 अपॉन वॉट 62 इंटू 1, तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, वही रहेगा। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देते हैं, बाद में जो वैल्यू आएगी उसको 2 में ऐड करेंगे, सो दैट वी विल गेट आवर आंसर। तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा बच्चे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है बाय 62, डेसिमल लगाया 50 हुआ। अब देखो डेसिमल लगाने के बाद भी ये जो 50 हुआ है ये छोटा है किससे, 62 से, तो यहाँ पे 0 लगाओ, ये हुआ 500। अब कितने टाइम्स जाएगा, तो बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या है 62, तो देखो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 9 54, 6 8 48, तो यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 टाइम्स अगर मैंने मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 7 2 जा 14, 1 कैरी आया बेटा, 7 6 42 और 1 हो जाएगा बच्चे 43, है ना। तो बाई सबट्रैक्टिंग इट मुझे मिलेगा 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6 आया, 9 में से 3 गया, यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, 7 आ गया बच्चे, दैट मीन्स ये 8 टाइम्स ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 प्लस कितना आया था 0.08। सो आवर करेक्ट आंसर इज, दैट मीन्स ये वाले क्वेश्चन का जो मीडियन होगा वो हो जाएगा 2.08, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। और हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे बच्चे, ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7 पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। तो मैं प्रोसेस बताता हूं, सॉल्व आप लोग करेंगे, कैसे करना है ध्यान देना। सबसे पहली बात, यहां पर दिया है रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर राउंडर से मेजर करके एक सर्कल बनाओ। लेट से मैंने ये क्या किया, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लिया, और ये क्या है रेडियस है इसका। ठीक है, ये क्या है रेडियस है, कितने रेडियस कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या दिया है बेटे, यहाँ पर दिया गया है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। मतलब लेट से अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो हमेशा ध्यान देना है बच्चे, हमेशा आपको ध्यान देना है एंगल कितना है, एंगल कितना है इस टाइप के क्वेश्चन में, एंगल कितना है, टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर टेंजेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री रहेगा तो आप उसको हमेशा क्या करोगे 120 से माइनस करो, वो सॉरी 180 से माइनस करोगे। और अगर मैंने 180 से 60 को माइनस किया तो मुझे कितना मिल रहा है 120। अब ये जो 120 आया है बेटे, ये 120 का एंगल बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्टर का यूज करके सेंटर से मैंने क्या किया 120 का एंगल बनाया। लेट से मैंने 120 का एक एंगल बना लिया ये। ठीक है, ये 120 का एक एंगल मैंने बनाया, ये क्या है, ये है 120। अब आगे ध्यान देना, अब क्या करना है, अब देखो एक ये पॉइंट है जो सरकमफ्रेंस पे है और एक ये पॉइंट है जो सरकमफ्रेंस पे है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये दोनों पॉइंट से मैं क्या करूंगा 90 डिग्री का एक एंगल बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर का यूज करके अगेन एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, लेट से ये मैंने ड्रॉ किया 90 डिग्री का एक एंगल यहां से। ठीक है, ये 90 डिग्री है। सिमिलरली ये वाले पॉइंट से अगेन मैं 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करूंगा जो कुछ ऐसा पास होगा। ठीक है, ये मैंने एक ड्रॉ किया। तो अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। और मुझे पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया रहता है तो उसमें अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी टोटल एंगल कितना होता है बेटा 360, है ना। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 120 है, तो ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, हमेशा 60 होगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। दैट इज वाई मैंने बोला था कि हम लोग इसको 180 से माइनस करके 180 से 60 को माइनस करके 120 का एंगल यहां पर बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जहां पर आता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किया जहां पर एंगल 60 डिग्री है, तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में उसको 180 से माइनस करके ही करोगे। ठीक है, ये तरीका है इसको ड्रॉ करने का। प्रोटेक्टर की जगह पे हम लोग राउंडर से भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, और ये भी आपको पता है कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया कौन सा
क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो shows the run score by batsman in a one day cricket match, find the mean number of runs। यहां पर भी मुझे क्या करना है, मीन फाइंड करना है। और मैं देखो मीन फाइंड करने के दो तरीके हैं, वैसे तो तरीके 3 हैं, लेकिन जो तीसरा वाला तरीका है स्टेप डेविएशन मेथड, वो अभी सीबीएसई के टर्म 2 के सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग दो तरीके से मीन को फाइंड कर सकते हैं, पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो मैं एक मेथड यहां पर बताने वाला हूं और वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सॉरी अज्यूम मीन मेथड से मैं इसको करवाता हूं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड आप लोग क्लास 9 में भी सीखे हो बच्चे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या क्या दिया गया है। रन स्कोर यहां पर दिया गया है, स्कोर्ड क्लास इंटरवल दिया गया है 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200। अब उसके बाद यहां पर देखो बेटा, मेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, क्लास मार्क फाइंड करना। क्लास इंटरवल है मेरे पास, तुरंत हम लोग क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास मार्क को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, मिडिल वैल्यू, कोई भी क्लास इंटरवल की मिडिल वैल्यू। कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला पे मैंने बताया था आपको, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को ऐड करके 2 से उसको डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो 0 है, यहां पर क्या है 40 है। तो अगर मैंने 0 एंड 40 को ऐड किया, ये होगा 40 एंड 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो आएगा 20। डिफरेंस कितने का है देख लो। अगर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है तो बहुत अच्छी बात है, डिफरेंस देख लो कितने का है। डिफरेंस है 40 का, तो 40 ही इसमें ऐड करते जाओ, आपका क्लास इंटरवल, आपका जो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्लास मार्क, वो निकलता जाएगा। तो अगर मैंने इसमें ही ऐड किया 40, ये हो जाएगा बेटा 60, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 140 एंड ये हो जाएगा 180। ये मैंने x फाइंड कर लिया, दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड कर लिया। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग फाइंड करते हैं डी। डी क्या होता है सर, डी होता है x माइनस ए। ए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ए जो है ये है अज्यूम मीन, है ना, मीन को हम लोग अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर लेट से जो मिडिल वैल्यू रहती है उसको हम लोग ही मीन अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 को ए अज्यूम किया, तो अगर 100 को मैंने ए अज्यूम किया, दैट मीन्स उसके सामने यहाँ पर आएगा 0 एंड डिफरेंस कितने का था, डिफरेंस था बेटे कितने का, 40 का। तो ऊपर 40 के मल्टीपल में ही वैल्यू लिखो, 40 और यहाँ पर आया 80, बट ऊपर की वैल्यू में आप नेगेटिव की साइन लगाओगे एंड नीचे आ जाएगा बच्चे यहाँ पर भी 40 और यहाँ पर भी आ जाएगा 80। ये मैंने डी फाइंड कर लिया। अब एक कॉलम बनाओ एफ का। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया गया है क्या, 12 दिया गया है बच्चे, 20 दिया गया है, यहाँ पर 35 दिया गया है, 30 दिया गया है एंड ऑल्सो यहाँ पर 23 है। ठीक है, ये एफ है। अब एक और कॉलम आप बनाओगे और वो कॉलम रहेगा एफ इंटू डी का, दैट मीन्स एफ डी का, है ना, बैंक वाली एफ डी नहीं है यहाँ पर, एफ इंटू डी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू जो हमने अज्यूम मीन वाला कॉलम बनाया था उसको हम लोग एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पर क्या है -80 है और यहाँ पर क्या है 12 है, तो मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 12 हो जाएगा 96, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 960। अब यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, ये हुआ 800, यहाँ पर आएगा 0, 4 दिए 12, ये हुआ 1200 और यहाँ पर देखो 80 इंटू 23, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 2 इज दी कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18, दैट मीन्स यहाँ पर आ रहा है 1840। अब क्या करना है सर, अब आपको फाइंड करना है सिग्मा एफ एंड ऑल्सो सिग्मा एफ डी। ठीक है, तो सिग्मा एफ एंड सिग्मा एफ डी फाइंड करने के लिए आप पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व करो। लेट से देखो अभी यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, ये देखो प्लस 1200 है, ये -800 है, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है प्लस 400 की, है ना बेटा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है -960 एंड यहाँ पर क्या है 1840। चलो पूरा कैलकुलेशन ही बताता हूं मैं आपको, 1840 और यहाँ पर क्या है 960, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 0, 14 में से 6 गया बच्चे, यहाँ पर आया 8 और यहाँ पे कितना बचा 7, 17 में से 9 गया 8, कितना आया 880। अब ये प्लस में है क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, तो 880 को मैं इसमें ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 0 8 8 4 12, दैट मीन्स कितना आ रहा है एफडी आ रहा है 1280। ठीक है, सिग्मा एफडी हमने फाइंड कर लिया। सिग्मा एफ अब हम लोग फाइंड करेंगे। सिग्मा एफ दिया है क्या क्वेश्चन में, देख लेते हैं।
सिग्मा एफ यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो सिग्मा एफ हम लोग फाइंड करेंगे बाय एडिंग इट। तो ये हो जाएगा, देखो बच्चे, 5 3 8 और 2 10, एक कैरी आया तो ये हुआ 3 3 6 3 9 3 12, कितना आया 120। ये सिग्मा एफ हमने फाइंड कर लिया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम मीन वाले मेथड में ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, है ना बेटा। ए क्या है हमारे पास, ये है 100, लिखो यहां पर, प्लस सिग्मा एफ डी हमारे पास कितना है 1280 अपॉन कितना है सिग्मा एफ 120 है। 0 से 0 यहां पे कैंसिल हुआ, दैट मीन्स 128 को मुझे 12 से डिवाइड करना है। यहां पर देखो डिवीजन, 128 मैंने यहां पर लिखा और यहां पर लिखा 12, 12 1 जा 12, चलो खत्म हुआ पूरा, 8 आया विच इज लेस देन 12। तो यहां पर मैंने क्या किया, 0 लगाया। अब 0 लगाने के बाद कोई वैल्यू बची नहीं है तो डेसिमल लगाओ, डेसिमल लगा के 0 लेके आओ, ये हुआ 18। 12 पंचे 60, 12 छक 72, तो 12 छक कितना हो जाएगा बच्चे 72 हो जाएगा, अगेन आएगा 8, 0 लगाया, 12 छक 72, मतलब कितना आ रहा है 10.66 आ रहा है। तो अगर मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 100 प्लस इसके प्लेस पे डिवाइड करके मुझे कितना मिला है 10.66, है ना बेटा। तो बाई एडिंग इट ये हो जाएगा कितना 110.67 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये 6 कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, जो हम लोग मीन फाइंड कर रहे थे, वो अज्यूम मीन तरीका मैंने बताया है, अज्यूम मीन मेथड बताया है, एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर आंसर मिला है बेटा 110.67। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, और उम्मीद करता हूं बेटे आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर जो है इंटरनल चॉइस भी दिया गया है, तो दोनों क्वेश्चन समझ के पढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या दिया गया है। तो बेटा यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है वो है, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट, लेट से ये वाली हाइट, ये वाले पोल्स की हाइट बड़ी है और इसकी थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये है 20 मीटर, ये कितना है, ये है 20 मीटर। और क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ फर्स्ट पोल का जो है फुट ऑफ सेकंड पोल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द सेकंड पोल का फुट ऑफ द फर्स्ट पोल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा वो है 30 डिग्री। और क्या दिया यहां पर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टू पोल। टू पोल्स की बीच की जो हाइट है वो मुझे फाइंड करनी है, मतलब डिफरेंस फाइंड करना है। लेट से अगर इसकी हाइट x है बेटा और इसकी हाइट y है, तो डिफरेंस ऑफ देयर हाइट दैट मीन्स मुझे यहां पर x माइनस वाई फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया, बेटा। मुझे क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई फाइंड करना है। क्या बोला था फाइंड करने के लिए, बोला था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टू पोल। डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द टू पोल, इसकी हाइट अगर मैंने x एज्यूम की और इसकी हाइट अगर मैंने y एज्यूम की, तो मुझे क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई फाइंड करना है। क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। तो अब हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेते हैं ए बी दी फर्स्ट पोल एंड सी डी यहां पर क्या है बच्चे, सेकेंड पोल। ठीक है, लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पोल्स। ठीक है, यहां पर मैंने ये एज्यूम कर लिया। अब यहां पर ध्यान देना, अब ये 20 मीटर की हेल्प से हम लोग इसकी लेंथ फाइंड करेंगे एंड ये 20 मीटर की हेल्प से मैं ए बी की भी लेंथ फाइंड करूंगा। कैसे करूंगा, ध्यान देना। ले लो ट्राइंगल ए बी डी, देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो सबसे पहली बात, अगर मैंने ट्राइंगल ए बी डी लिया है तो कौन कौन सा एंगल है मेरे पास, ये तो 90 डिग्री है, तो ये तो राइट एंगल है। ठीक है, एंड ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये 60 डिग्री है। दैट मीन्स अगर ये 60 डिग्री है तो मुझे फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, और है मेरे पास क्या, बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस अगर रहेगा तो हम लोग क्या लेते हैं, tan लेते हैं। वेरी गुड, तो यहां पर मैं अप्लाई करूंगा tan, तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन वॉट,
AP अपॉन BD। सो देयरफॉर ये हो जाएगा बच्चे tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD है हमारे पास कितना 20। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा बच्चों AB इज इक्वल टू 20 √3 एंड साथ में क्या है मीटर, AB हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली अब ट्रायंगल ले लो CDB। तो अगर मैंने यहां पर ट्रायंगल लिया, सपोज मैंने अज्यूम किया इन ट्रायंगल CBD, एंगल मुझे पता है CDB कितना है, CDB है 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर 30 है तो यहां पर अप्लाई करो tan 30, तो ये हो जाएगा बच्चे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट मीन्स CD अपॉन बेस दैट मीन्स BD। CD कितना है हमारे पास, CD को हमको फाइंड करना है, BD है हमारे पास 20 एंड tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD अपॉन 20। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मुझे यहाँ पर जो CD मिल रहा है बेटा वो मिल रहा है कितना 20 अपॉन √3 है ना, 20 अपॉन √3 मिल रहा है, ये मिल गया मुझे CD क्या है मीटर है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, हाइट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, दैट मीन्स मुझे फाइंड करना है AB माइनस CD एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 20 √3 माइनस 20 अपॉन √3। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 20 इंटू 3 माइनस 20 अपॉन क्या अपॉन आया √3, ठीक है। 20 √3 इंटू √3 20 इंटू 3 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 20 इंटू 3 बच्चे कितना हो जाएगा 60, 60 माइनस 20 मतलब कितना, ये हुआ 40, 40 अपॉन व्हाट √3। अब देखो 40 अपॉन √3 आ गया है ना, √3 की वैल्यू दी गई है क्या यहाँ पर, हाँ वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो √3 की वैल्यू को पहले हम लोग इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो अगर मैं रेशनलाइज करूंगा ये हो जाएगा √3 ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे से भी मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मुझे वैल्यू मिल क्या रही है यहाँ पर देखो, मुझे वैल्यू मिल रही है 40 √3 अपॉन 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरे पास √3 की वैल्यू है कितनी है 1.73, सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो ये हो जाएगा बच्चे 40 इंटू 1.73 अपॉन 3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट अगर मैंने किया तो मुझे आंसर मिल जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं, उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा देखो 4 3 12, कितना आया 12 और 7 चौक 28, 28 से 29 हुआ, कितना आया कह रही 2, 4 कम 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पर 0 था एंड यहाँ पर डेसिमल था, पहले मैंने 0 लगाया उसके बाद डेसिमल लगाओ तो ये कितना आ रहा है 69.2 अपॉन 3। अब इसको डिवाइड करो, तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो पूरा डिवीजन ही मैं अच्छे से आपको समझाता हूं क्योंकि डेसिमल है यहाँ पर। तो अगर मैंने 69.2 यहाँ पर लिखा और इसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3 2 6 कैंसिल हुआ, 9 लेके आओ 3 3 9 हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, डेसिमल था डेसिमल लगाओ 2 लेके आओ। अब यहाँ पर 2 देखो, अब यहाँ पर 2 क्या है छोटा है ना, 2 यहाँ पर क्या है बच्चे छोटा है, तो मैं क्या करूंगा 0 लगाऊंगा एंड एक 0 लेके आऊंगा। अब कितना हुआ 3 6 18, कितना आया 2 आया। अब देखो अगेन 0 लगाओ, 3 6 18 मतलब 23.066 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 23.066 एंड मीटर में रहेगा और यही मेरा फाइनल आंसर है, डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स। क्लियर है, ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक और जो है यहाँ पर इंटरनल चॉइस दिया गया है, तो अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये जो सेकंड वाला दिया गया है इसमें क्या क्या है। तो यहां पर दिया गया है अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग यहां पर मुझे फाइंड करना है। ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना कैसे करेंगे। देखो a boy 1.7 मीटर tall is standing on a horizontal ground 50 मीटर away from a building। Let us assume ये क्या है, एक बिल्डिंग है और इसकी हाइट कितनी है, हाइट नहीं दिया गया है, 50 मीटर अवे ये डिस्टेंस दिया गया है। यहां पर क्या है, एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये लड़का खड़ा है और इसकी जो हाइट है बेटा वो कितनी है 1.7 मीटर एंड ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 50 मीटर, ये दिया गया है, ठीक है। अब क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेट अस अज्यूम ये क्या है, उसकी आंखें हैं बच्चे, तो उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो कितना बन रहा है
वो बन रहा है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री है। कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की मुझे हाइट यहाँ पर फाइंड करनी है। ध्यान दो कैसे करेंगे। देखो बेटा, ये 1.7 मीटर है तो ये भी 1.7 मीटर होगा। अगर ये 50 मीटर है तो ये भी होगा 50 मीटर। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सर कैसे किया आपने। देखो ए बी सी डी ई। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, अगर लेट से मैंने यहां पे अज्यूम किया लेट ए सी बी दी बिल्डिंग एंड डी बी द बॉय। तो यहां पर देखो बच्चे, अब यहां पर अगर मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल को देखूं तो ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। हमेशा अगर कोई भी, जैसे कोई भी मैंने वॉल बनाई, कोई भी दीवार बनाई, तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। एंड रेक्टेंगल के लिए निशानी क्या होती है, सारे एंगल्स अगर उसके 90 डिग्री के हैं तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, और इसके चारों एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के हैं, है ना। और अगर ये रेक्टेंगल हुआ बच्चे, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये 1.7 मीटर है तो ये भी 1.7 मीटर होगा, अगर ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगा, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 50 मीटर की हेल्प से मैं क्या कर लूंगा, ए बी की लेंथ फाइंड कर लूंगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, है ना बेटा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अभी पहले मैं दिखा देता हूं, सिंस क्वाड्रिलेटरल BCDE is a rectangle, so therefore क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा BC is equal to DE is equal to 1.7 मीटर एंड CD is equal to B is equal to कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, अब ले लो ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE, देखो अभी यहाँ पे इन ट्रायंगल ABE, सिंस एंगल ABE इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट, देखो अगर ये 60 डिग्री है दैट मीन्स मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है, एंड मेरे पास है क्या, बेस है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस है हमारे पास, तो हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, तब मैं यूज करूंगा tan की प्रॉपर्टी। तो tan क्या कहता है, tan कहता है कि जो tan 60 होता है वो होता है AB अपॉन क्या, AB अपॉन B, है ना। tan 60 होता क्या है, √3, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू AB मुझे फाइंड करना है, B है हमारे पास कितना, 50। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर वी विल गेट 50 √3 एंड यूनिट क्या है, मीटर है। तो AB हमने फाइंड कर लिया, और मुझे यहाँ पर निकालना क्या था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी थी। तो बिल्डिंग क्या है बेटा, AC है, तो AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा AB प्लस BC, है ना। कैसे, क्योंकि ABC क्या है, कोलिनियर है, यहाँ पर मैंने दिखा दिया। AB हमने निकाला है 50 √3, यहाँ पर रखा मैंने, प्लस BC हमारे पास कितना है, 1.7। सो बाई एडिंग इट, देखो बाई एडिंग इट √3 की वैल्यू है क्या यहाँ पर दी हुई, √3 की वैल्यू दी गई है 1.73, पहले सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1.73 प्लस 1.7, पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा बेटे, देखो 5 यही 15, 7 5 35 और 1 हुआ 36, 3 हासिल, 5 कम 5 और 3 कितना हुआ, 8, 0 यहाँ पर लगाया, डेसिमल लगाया, 86.5 हुआ प्लस 1.7 आया। अब ऐड करो, 7 और 5 हुआ 12, 1 हासिल आया, 6 1 7 और 1 हुआ 8, और यहाँ पर क्या है, 8 है। दैट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज, दैट मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 88.2 मीटर। दैट इज आवर फाइनल आंसर। एंड हमने कंप्लीट कर लिया है मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन बी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेक्शन सी में क्या क्या दिया गया है और किस टाइप के क्वेश्चन है। सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो ध्यान देना बच्चे, अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाता है सेक्शन सी का तो आपके 4 मार्क्स के लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं, विच इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडाई ऑफ अ स्पेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। It is melted and recast into the solid cylinder of diameter 14 centimeter. Find the height of the cylinder and also find the total surface area of a cylinder.
अगर बच्चे आपने मेरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अगर मैंने कोई एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया है तो पहले वाले सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो दूसरे वाले सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होता है। पता है ना? चलिए ठीक है, अगर नहीं देखा है आपने वीडियो तो देख लेना। अब उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडाई ऑफ ए स्पेरिकल सेल इज गिवन। ठीक है बेटा, एक स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल है, लेट अस अज्यूम ये क्या है कि स्पेरिकल सेल है, ये क्या है कि स्पेरिकल सेल है। ठीक है, ये क्या है कि स्पेरिकल सेल है। तो स्पेरिकल सेल का जो वॉल्यूम होगा उसका यूज करके क्या बनाया गया है, स्पेरिकल सेल का यूज करके क्या बनाया गया है बेटा, एक सिलेंडर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक सिलेंडर बनाया गया है, ध्यान देना। ठीक है, एक सिलेंडर बनाया गया है। क्या क्या दिया गया है यहां पर, ध्यान देना। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडाई ऑफ ए स्पेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस जो है इसका वो है 3 सेंटीमीटर एंड जो बच्चे एक्सटर्नल रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और क्या दिया गया है, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया गया है सिलेंडर का विच इज 14 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर फाइंड करना है एंड ऑल्सो टोटल सरफेस एरिया मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ध्यान देना, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल होता क्या है। तो ध्यान देना बच्चे, पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल फाइंड करते हैं। स्पेयर का वॉल्यूम होता क्या है, स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बट ये क्या है, स्पेरिकल सेल है, ये क्या है, स्पेरिकल सेल है। तो मुझे सिर्फ ये वाले पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये वाले पार्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये वाले पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे बच्चे कि जो बड़ा वाला स्पेयर है उसके वॉल्यूम में से मैं छोटे वाले स्पेयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल मिलेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल होगा 4/3 पाई इन अ ब्रैकेट। देखो फॉर्मूला भी पूरा अच्छे से बनाता हूं। अब बड़े वाले का लेट अस अज्यूम कि जो बड़ा वाला स्पेयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो बड़े वाले का जो है, बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस। अब छोटे वाले स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, लेट अस अज्यूम कि छोटा वाला जो स्पेयर है उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो ये हुआ। दैट मीन्स एक फॉर्मूला यहां पे बन रहा है, अगर मैंने 4/3 पाई को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये समझ में आया बेटा, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में आप 4/3 पाई आर क्यूब नहीं लिखोगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये अभी मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंस वॉल्यूम ऑफ अ सेल इज इक्वल टू, सिंस वॉल्यूम ऑफ अ सेल इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इससे मेल्ट करके वो बनाया गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ध्यान देना, अभी हमने वॉल्यूम ऑफ सेल क्या फाइंड किया था, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बट यहां पर मैंने आर लिखा है तो यहां पर मैंने R1 लिखूंगा, आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो जो वैल्यू है सब सब्स्टिट्यूट करो, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये हुआ 4/3 इन अ ब्रैकेट, बड़ा वाला रेडियस कितना है, 5 है, तो 5 का क्यूब होगा 125 माइनस छोटा वाला रेडियस कितना है, 3 का क्यूब होता है 27। ये मैंने किया, दैट इज इक्वल टू R1 कितना हो जाएगा बच्चे, अगर डायमीटर 14 है तो R1 होगा 7 का स्क्वायर होता है 49 इंटू कितना आया, H आया, है ना बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू, सब्ट्रैक्ट करो अब इसको, 15 माइनस 7 कितना आया 8, यहाँ पर क्या बचा 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 49 इंटू H। 49 2 जा होता है 92 और ये हो जाएगा बच्चे 4 इंटू 2 8/3 इज इक्वल टू H। दैट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर, दैट इज आवर आंसर। ये आ गया, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने फाइंड कर लिया। अब और इसमें मुझे क्या फाइंड करना था, अब इसमें और मुझे फाइंड करना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो चलिए अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर फाइंड करते हैं। आर भी है हमारे पास, एच भी है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं।
सिंस TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई r इन अ ब्रैकेट h प्लस r। जो जो वैल्यूज है सब सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई क्या होता है 22/7, r है हमारे पास कितना बेटा 7, h हमारे पास है 8/3 एंड r है हमारे पास 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो 7 कैंसिल हुआ, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 इंटू, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 8 प्लस 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 अपॉन में 3। सो ये हो जाएगा बच्चे 44 इंटू देखो 21 प्लस 8 दैट मीन्स क्या 29 अपॉन 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये है 29 और ये है 44, मल्टीप्लाई करो 9 चौक 36 का 6, 3 हासिल आया बच्चे, 4 दूनी 8 और 3 कितना हुआ 11, और 9 चौक 36 के यहाँ पे 6, 3 हासिल, 4 दूनी 8 3 11, दैट मीन्स ये हुआ 6 7 2 1 कितना आया 1276। तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है 1276 अपॉन 3, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ रहा है बच्चे 1276 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने कंप्लीट किया कौन सा क्वेश्चन, ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बेटा, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे इंटरनल चॉइस दिया गया है, तो पहले समझते हैं कि पहले वाले सब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है लेट अस अज्यूम ये क्या है, एक सर्कल है विथ सेंटर O। अब क्या बोल रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक दूसरा टेंजेंट यहां पर ड्रॉ किया। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये दोनों टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे, लेट अस अज्यूम ये एंगल इन्होंने सेंटर पे जो है सबटेंड किया, एंड ये वाला जो एंगल है इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट्री बोला है। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स यहां पर मुझे शो करना है, अगर मैंने इसको A B एंड C अज्यूम किया है तो मुझे यहां पर शो करना है एंगल AOB इज प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मुझे यहां पर क्या करना है, शो करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव दैट, सबसे पहले वही लिख देते हैं, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एंगल AOB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। मुझे पता है टेंजेंट, मुझे पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, मुझे पता है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, इन अ सर्कल विथ सेंटर O। क्या पता है मुझे पता है सिंस रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्या, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट perpendicular to tangent, so therefore here we can say that what, here we can say that OA is perpendicular to AC, and beta here we can say that OB is perpendicular to BC। that means here we can say that angle OAC is equal to angle OBC is equal to what 90 डिग्री। इतना बात समझ में आया, मतलब ये वाला एंगल 90 हो गया बेटा, ये वाला भी एंगल 90 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, क्वाड्रिलेटरल ले लूंगा, कौन सा, OACB। तो यहां पर देखो, इन क्वाड्रिलेटरल OACB, since as we know that according to angle sum property, sum of all the angles of a quadrilateral is always equal to कितना 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटे, ध्यान देना, चारों एंगल ले लो अभी इसमें से। तो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं,
एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल क्या हो जाएगा बच्चे ए ओ बी प्लस एंगल हो जाएगा क्या ए सी बी इज इक्वल टू वॉट 360 डिग्री। चारों एंगल मैंने लिखा यहाँ पे। एंगल सम रीजन भी लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, ये दोनों एंगल मुझे पता है कितने के हैं 90 डिग्री के हैं, तो 90 प्लस 90 कितना हुआ 180 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 360 है ना बेटा। तो यहां पर 180 है, उस साइड जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 मीन्स व्हाट 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। आया समझ में? प्रूफ समझ में आया? प्रूफ समझ में आया बेटा। दैट मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनते हैं एंड रेडियस से जो टेंजेंट बनते हैं, ओरिजिन दैट मीन्स सेंटर एंड टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो ऑलवेज क्या होता है सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स कितना होता है 180 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब इसका जो दूसरा वाला सब क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये वाला मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, उसके बाद देखते हैं वो क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। ध्यान देना बेटा, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं उसके बाद समझते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, सर्कल है विथ सेंटर O एंड व्हाट इज गिवन हियर, दो टेंजेंट है। एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, और एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ किया। और क्या दिया है यहां पर, ये हुआ रेडियस एंड ऑल्सो ये क्या है रेडियस है। ठीक है, और क्या दिया है, ये लाइन ड्रॉ है, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। नेमिंग करो सबका, T P Q एंड ये क्या है O है। क्या दिया है यहां पर, टू टेंजेंट। चलो पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने। क्या प्रूव करना है वो मैं लिख देता हूं यहां पर। प्रूव दैट व्हाट, क्या प्रूव करना है, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। ध्यान देना, एंगल PTQ दैट मीन्स ये वाले एंगल की बात हो रही है बेटा। ये वाला एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। OPQ दैट मीन्स ये वाला एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाले एंगल का दुगना ये वाला एंगल मुझे यहां पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना आप कैसे करें। देखो पहले तो देखो PTQ क्या है, ये PTQ है। तो अगर मैंने PTQ को थीटा ले लिया, अगर मैंने PTQ को अगर मैंने थीटा ले लिया बेटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा पहले उसकी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ये वाला एंगल कितना होगा, ध्यान देना अभी, ध्यान देना। देखो, लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा एंड एज वी नो दैट सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा सिंस TP इज इक्वल टू व्हाट TQ। So therefore here we can say that angle TPQ is equal to angle TQP। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, या फिर आप रीजन में लिख सकते हो बच्चे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और ऑलवेज इक्वल। दैट मीन्स अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, है ना बेटा। तो यहां पर लिख दो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ध्यान देना, तो अगर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल फाइंड किए तो मुझे क्या मिलेगा। देखो अब यहां पर ले लो इन ट्रायंगल। देखो इन ट्रायंगल अगर सपोज मैंने ले लिया TPQ, देखो मैं यहां पे बोल सकता हूं एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो यहां पर देखो PTQ को हमने क्या लिया है, थीटा लिया है।
प्लस ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ऊपर मैंने दिखाया तो यहां पर लिखूंगा मैं एंगल 2 टाइम्स एंगल टीपीक्यू। 2 टाइम्स एंगल क्या लिख रहा हूं मैं बेटा, वहां पे टीपीक्यू लिख रहा हूं, ठीक है। टीपीक्यू इज इक्वल टू व्हाट, 180। तो यहां पर ध्यान देना बेटा। तो ये वाला एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये एंगल क्या मिल रहा है मुझे, टीपीक्यू। 2 टाइम्स एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू 180 माइनस क्या, थीटा, है ना बेटा। ठीक है, तो यहां पर मुझे एंगल टीपीक्यू क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 180 अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2। ये मुझे क्या मिला है, ये मुझे मिला है एंगल टीपीक्यू। देखो एंगल टीपीक्यू मतलब ये वाला एंगल मुझे मिल गया है, कितना, इतना। मुझे चाहिए क्या, ये वाला एंगल चाहिए। और मुझे क्या पता है बेटा, इतना हो गया ना, इतना समझ में आया ना। ये वाला थोड़ा सा पार्ट में इरेज कर रहा हूं, फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो रेडियस ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। आप बोलोगे यस सर, क्योंकि रेडियस अगर टेंजेंट में मैं ड्रॉ करता हूं तो हमेशा होता है परपेंडिकुलर। मतलब ये टोटल पूरा वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। ये टोटल पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल है मेरे पास, क्या था, इरेज कर दिया मैंने, 90 माइनस थीटा बाई 2 था। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल मतलब ये बड़े वाले एंगल से अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर लिखूंगा मैं सिंस रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो देयरफॉर यहां पर मैं लिखूंगा एंगल टीपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट व्हाट, हियर वी कैन से दैट ओपीक्यू। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू, देखो बेटा, एंगल टीपीओ माइनस एंगल क्या, एंगल टीपीक्यू। ये समझ में आया। ओपीक्यू को अगर मुझे फाइंड करना है तो ये वाला एंगल से ये वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने क्या किया, टीपीओ से टीपीक्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये वाला एंगल मिला, वही मैंने यहां पर लिखा है। और टीपीओ है कितना, टीपीओ है 90 माइनस टीपीओ ये क्या है, टीपीक्यू है। टीपीक्यू हमको कितना मिला था, यहां पर मिला था क्या, 90 माइनस थीटा बाई 2। यहां पर मैं लिख रहा हूं 90 माइनस थीटा बाई 2। ओपन करो ब्रैकेट। सो बाई ओपनिंग ब्रैकेट ये हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, क्योंकि माइनस बाहर की साइन अंदर की साइन बदल जाएगी। 90 से 90 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स कितना आया, एंगल ओपीक्यू कितना मिला मुझे, एंगल ओपीक्यू मुझे मिला कितना, थीटा बाई 2, है ना। एंड थीटा है क्या, थीटा हमने अज्यूम किया था किसको, पीटीक्यू को। लिखो यहां पर, दैट मीन्स एंगल पीटीक्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ओपीक्यू। 2 इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू एंगल पीटीक्यू एंड हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया बेटा, आया समझ में आया। थीटा लेके हमने क्या किया, प्रूव किया। थीटा नहीं लेते तभी भी प्रूव हो जाता, लेकिन थीटा लेने से थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया लिखने में, रिप्रेजेंटेशन आसान हो गया कि पूरा एंगल ना लिखना पड़ रहा है, सिर्फ थीटा लिखने से ही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 12। अब 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए समझते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद 13 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 13 में देखो क्वेश्चन नंबर, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसमें जो फर्स्ट पैरा रहता है वो डेफिनेशन रहता है, तो वो नहीं पढ़ोगे तभी भी काम हो जाएगा। हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पर दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री इज द फॉर्म ऑफ ट्रीएंगुलेशन, फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ नेविगेशन। ये सब नहीं पढ़ोगे, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहीं से हमको आंसर मिलेगा। देखो क्या दिया गया है, अ गार्ड स्टेशन एट अ टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। तो ये गार्ड स्टेशन है बेटा, और वो कहां पर है, टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। ये 240 मीटर का एक टावर है, और यहां पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं गार्ड स्टेशन है। ठीक है, ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टूवर्ड्स इट। लेट अस अज्यूम यहां पर एक क्या है, बोट है, एंड ये क्या कर रहा है, टावर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अ क्लाइनोमीटर और इनक्लाइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल और स्लोप। The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30. Angle of depression यहाँ पे फाइंड किया गया है बच्चे। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे को देखना, ये हमको पता है। तो ये क्या था, बोट था। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिल रहा है यहाँ पर, कितना है बेटा,
ये है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। क्या फाइंड करना है? सब क्वेश्चन 1 देखो, मेक अ लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। डिस्टेंस ऑफ द बोट, ये क्या है? बोट है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये डिस्टेंस मुझे यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, चलो। सो बाई नेमिंग ए बी सी एंड इसको मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं डी। ठीक है, देखो अब क्या है बेटा, पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं टावर ए बी, लेट ए बी बी दी टावर, ये मैंने लिख दिया। और क्या लिखना है? एंड सी बी दी बोट, सी बी दी पोजिशन ऑफ बोट। ठीक है, ये क्या है? बोट है। अब देखो, एंड सिंस एंगल डी ए सी इज गिवन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन कितना? 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल ये भी 30 डिग्री होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा, सो देयरफॉर एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या? ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड रीजन में आप लिखो अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब देखो बेटा, अब ये 30 डिग्री है, हमारे पास परपेंडिकुलर है। 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर है। फाइंड क्या करना है? बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास, बेस फाइंड करना है। क्या यूज करेंगे? tan की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो ट्राइंगल ले लो। कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी। यहां पर मैं ले रहा हूं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। तो अगर मैंने यहाँ पे tan की प्रॉपर्टी यूज की तो ये हो जाएगा बच्चे क्या? ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, एंड बेस क्या है? बी सी है। tan 30 क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी है हमारे पास कितना? 240, एंड बी सी मैंने यहां पर लिखा। सो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा बेटा बी सी इज इक्वल टू 240√3। यूनिट क्या है? मीटर। ये मैंने बी सी फाइंड कर लिया। और फर्स्ट सब क्वेश्चन में यही मुझे फाइंड भी करना था। क्या फाइंड करना था? फाइंड करना था द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर इज 240√3। कंप्लीट हो गया फर्स्ट सब क्वेश्चन। सेकंड सब क्वेश्चन में देखो अब क्या दिया है। सेकंड सब क्वेश्चन में दिया गया है, आफ्टर 10 मिनट द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240√3-1। देखो, ये बोट हमको पता है, ये बोट टूवर्ड्स द टावर, टावर के डायरेक्शन में जा रही थी। तो आफ्टर 10 मिनट लेट अस अज्यूम ये बोट यहां पर पहुंच गई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने फाइंड किया कितना? 240√3। तो अगर मैंने यहां पे अज्यूम किया बेटा कि अभी बोट 10 मिनट के बाद यहां पर पहुंची है, तो इसका डिस्टेंस कम हो गया है। इसका डिस्टेंस कितना हो गया? कम। इसका डिस्टेंस यहां पर लिखा गया है द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय, इसका डिस्टेंस फ्रॉम टावर कितना हो गया? कम हो गया है। कितना हो गया है? 240√3-1। 240√3-1 क्या हो गया है? कम हो गया इसका डिस्टेंस। तो यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं ये क्या है? डी है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, ये वाला पार्ट इरेज करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बीसी मुझे मिला है, इट्स डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाई, दैट मीन्स सीडी की लेंथ, सीडी की जो डिस्टेंस है वो दी गई है। सीडी कितना दिया गया है बेटे? सीडी दिया गया है 240√3-1। एंड हमने यहां पर बीसी अभी फाइंड किया कितना? बीसी हमने फाइंड किया है कितना? 240√3। क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है, ये है सी और ये है डी। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट मीन्स मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है ना? ये वाले एंगल से ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सीडी की लेंथ हमारे पास है क्योंकि डिस्टेंस रिड्यूस हो गई, इतना हो गया है। बीसी भी है हमारे पास, तो पहले हम लोग बीडी निकाल लेते हैं। तो अगर मैंने बीडी निकाल लिया तो हम लोग साइड एंड साइड की प्रॉपर्टी यूज करके ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। और ये वाले एंगल को मैं अज्यूम कर रहा हूं थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले बीडी फाइंड करो। बीडी क्या होगा बेटे? कैन आई से दैट जो बीडी होगा वो बीसी माइनस सीडी होगा। यस, तो ये हो जाएगा बीसी माइनस सीडी। और बीसी है हमारे पास कितना? 240√3 माइनस सीडी है हमारे पास कितना? 240 इन अ ब्रैकेट क्या? √3-1।
ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा बेटा 240√3 माइनस 240√3 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और क्या आएगा 240 आएगा, तो ये कैंसिल हुआ। दैट मीन्स बीडी की लेंथ कितनी आ रही है 240 मीटर आ रही है। कितनी आ रही है 240 मीटर आ रही है। बीडी की लेंथ मुझे मिल गई कितनी 240 मीटर। अब क्या फाइंड करना है मुझे, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ट्रायंगल ले लो कौन सा एबीडी। देखो इन ट्रायंगल एबीडी क्या, सिंस एंगल एबीडी है हमारे पास कितना 90 डिग्री, तो tan थीटा की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करते हैं। tan थीटा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स बी डी। ए बी कितना है 240 एंड बी डी भी है हमारे पास 240, कैंसिल हुआ कितना आया 1 आया, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन टर्म्स ऑफ tan 1 की वैल्यू 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की वैल्यू होती है, तो यहां पर आया 45, दैट मीन्स tan से tan कैंसिल हुआ तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 45, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा बच्चे 45 डिग्री हो जाएगा, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 12, पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बढ़िया बेटा। अब चलिए एक और सब क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉरी अभी एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। देखो देखो नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन दी पुशअप चैलेंज। नितेश क्या करना चाहता है पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप इन 1 आवर। 1 आवर में वो 3000 पुशअप्स लगा रहा है ना। और यहां पर दिया गया है बट ही वांट टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर। जब स्टार्टिंग में उसने प्रैक्टिस उसने स्टार्ट की तब वो स्टार्टिंग में 3000 पुशअप्स लगा रहा था, बट उसको टारगेट अचीव करना है 3900 पुशअप्स का इन 1 आवर। तो यहां पर दिया गया है फॉर विच ही पार्टिसिपेट्स रेगुलरली विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर। पहले दिन जब उसने स्टार्ट किया तो 3000 पुशअप्स लगाया, दूसरे दिन उसने 5 इंक्रीज किया 3005 पुशअप्स लगाए, तीसरे दिन और 5 इंक्रीज किया। ये यहां पर बोल रहा है if on first day of practice he make 3000 push-ups and continue to practice regularly till his target is achieved, keeping the above situation in mind, answer the following questions। पहला दिया गया है यहाँ पर form a AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished। पहले हम लोग AP बनाते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। देखो पहले दिन जब उसने स्टार्ट किया तो पहले दिन उसने 3000 पुशअप्स लगाए, फिर उसके बाद दूसरे दिन 5 इंक्रीज किया तो कितना हुआ 3005, तीसरे दिन और 5 इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ 3010 एंड सो ऑन। उसको कितने का टारगेट वहां पर अचीव करना था 3900 का। ये है एपी मैंने बना दिया, फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स वो मैंने बना दिया, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस टू अचीव हिज टारगेट। अब पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे उसके टारगेट को अचीव करने के लिए, मतलब यहां पर मुझे एन फाइंड करना है बच्चे, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो ए है हमारे पास कितना 3000, डी है हमारे पास कितना 5 क्योंकि 5 पुशअप्स एक्स्ट्रा लगा रहा है वो रोज, एंड हमारे पास एन भी है बेटा 3900। क्या फाइंड करना है एन फाइंड करना है, ठीक है। पहले एन फाइंड करेंगे उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है एन का, एन होता है बेटे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है हमारे पास कितना 3900 इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स 3000 प्लस एन माइनस 1, डी है हमारे पास 5। अब देखो 3000 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 900 अपॉन 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। डिवाइड करो 5 1 जा 5, 4 आया, 5 8 जा 40, दैट मीन्स ये हुआ 180 एंड माइनस 1 इधर आएगा ऐड होगा, दैट मीन्स एन कितना आ रहा है 181 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज उसको कितने लगेंगे 181 डेज लगेंगे उसको टारगेट को अचीव करने के लिए। बट यहां पर क्या लिखा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा ये पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं पूछ रहा है,
वो पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू प्रैक्टिस, मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, देखो पहले दिन तो उसने 3000 पुशअप्स लगाए, उसके बाद उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो पहले दिन को छोड़ के टोटल नंबर ऑफ डेज कितना 181, ये टोटल नंबर ऑफ डेज है। और इसमें से वो एक दिन, वो तो पहला दिन था, वो तो टारगेट था ना, पहले दिन तो वो चेक कर रहा था कितने पुशअप्स लगा रहा है, तो पहले दिन को मैं नहीं ऐड करूंगा। तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू प्रैक्टिस कितना लगेगा 180 डेज लगेगा, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया सब क्वेश्चन 1। अब सब क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स, पहले दिन 3000 लगाए, दूसरे दिन 3005, एंड टारगेट उसने अचीव किया कितने डेज में 181 डेज में। तो 181 डेज तक उसने टोटल कितने पुशअप्स लगाए वो फाइंड करना है। दैट मीन मुझे यहाँ पे फाइंड करना है एसएन। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट a1 प्लस an। तो ये हो जाएगा एसएन इज इक्वल टू एन, हमारे पास कितना है, एन है हमारे पास 181, ये हो जाएगा 181/2 इन ब्रैकेट a1 है हमारे पास कितना 3000 प्लस an है हमारे पास कितना बच्चे 3900। ठीक है, अब इसको ऐड करो। सो बाय एडिंग इट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, उसके बाद कैलकुलेशन यहां पे करेंगे। ये हो जाएगा एसएन इज इक्वल टू 181/2 इंटू, अब देखो सो बाय एडिंग इट ये हो जाएगा बच्चे 6900, डिवाइड करो 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा हो जाएगा बच्चे 8, 2 5 जा 10 एंड यहाँ पे आया 0। दैट मीन्स एसएन इज इक्वल टू क्या 181 इंटू 3450। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3450 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 181 से, तो ये हो जाएगा 3450, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 4 इज द कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36 हुआ, 3 कैरी आया बेटे, 8 3 जा 24, 24 प्लस 3 कितना हुआ 27। अगेन कितना आएगा 3450, 3450 ऐड करो, 0 5 4 6 3 9 5 14 4 1 हाथ से 7 4 11 1 12 3 2 5 और 1 6, मतलब कितना आ रहा है टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स कितने आ रहे हैं बच्चे 6,24,450 पुशअप्स। कितने टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स वो लगाएगा 6,24,450 पुशअप्स। इतने पुशअप्स लगाने वाला है, और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है सैंपल पेपर। सेक्शन सी भी हमने कंप्लीट कर लिया, बी भी कंप्लीट कर लिया, ए आपने ऑलरेडी देख लिया है वीडियो ए वाली। उम्मीद करता हूं बेटे आज जो भी मैंने आपको सिखाया है ये समझ में आया होगा। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।